देखिए बेटा, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, तो कुछ एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली थी, कुछ एक हमारी पेंडिंग है, उन्हें कर लेते हैं हम। तो कल अगर आपको ध्यान हो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि जो कैथोड रेज होती है बेटा, वो नेगेटिव चार्ज की रेज होती है और वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज रेज। बस आप लोग बैठ के देख ले, लिखना नहीं है, नोट्स आपके पास पहले गए, वही सब कुछ है। ये नेगेटिव चार्ज की रेज है और स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ठीक है, ये चलती कहां से कहां है? कैथोड से एनोड की तरफ। कैथोड से एनोड की तरफ, मतलब ये बोल सकते हो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ओके, प्रियांशी का नेट कुछ वीक दिखा रहा है आज। नेगेटिव टू पॉजिटिव या कैथोड से एनोड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, लेकिन जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, तो ये अपने पाथ से मुड़ भी जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इट डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ व्हेन एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर देते हैं, तो फिर ये अपने पाथ से मुड़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमने और भी पॉइंट कल डिस्कस किए थे। इनकी अपनी खुद की एक हाई वेलोसिटी होती है। ओके, साथ में ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एक एक पॉइंट आप लोगों को याद कर लेना, 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी। ओके, साथ में ये गैस को आयोनाइज करती है। मेरे ख्याल से कल लास्ट बस मैंने यही बताया था कि आयोनाइजेशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस। अगर आप लोगों ने लिख लिया है ना बेटा नोटबुक में, तो वो नोटबुक लेके बैठ जाओ साथ में, या अपना ये पीडीएफ ही निकाल लो। ये गैस को आयोनाइज कर देती है। कल लास्ट हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, बताओ यही किया था ना? यस मैम। आगे नेक्स्ट पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे। आज प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं हम कैथोड रेज की। अगला पॉइंट है इसके बाद, जो कैथोड रेज होती है, दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। कैथोड रेज किसको अफेक्ट करती है? फोटोग्राफिक प्लेट को। अब ये फोटोग्राफिक प्लेट क्या चीज है? जैसे बेटा आपकी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी ना, कि उस पे चार्ज पार्टिकल जाके गिरते हैं तो वहां पे एक ब्राइट इमेज या ब्राइट स्पॉट आ जाते हैं, उसी चीज को बोलते हैं। तो ये अफेक्ट करती है फोटोग्राफिक प्लेट को। इसके बाद अगला है दे हैव पेनिट्रेशन इफेक्ट। दे हैव पेनिट्रेशन इफेक्ट। भाई पेनिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? पेनिट्रेट का मीनिंग क्या है? किसी चीज के अंदर तक घुस जाना, अंदर तक चले जाना, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। तो जो ये आपकी कैथोड रेज है बेटा, बहुत हाई वेलोसिटी से चलती है, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट में से आर पार निकल जाती है, मतलब इनमें पेनिट्रेशन इफेक्ट भी होता है। तो पेनिट्रेट का मीनिंग होता है धसा होना, एकदम अंदर तक चली जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है दे प्रोड्यूस एक्स रेज। दे प्रोड्यूस एक्स रेज। ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती है व्हेन fall on heavy metal surface. They produce X-rays when fall on heavy metal surface. X-rays एक तरह की penetrating rays है। आप लोगों को पता होगा, कभी कोई बीमारी हमें होती है तो डॉक्टर बोलता आप एक्सरे करवाओ अपनी चेस्ट का, किसी भी पोर्शन का बॉडी का। तो वो एक्सरेज क्या होती है बेटा? हमारे जिस भी बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम है, उस पार्ट का एक्सरे होता है। तो वो जो एक्सरेज है, वो जो रेडिएशंस है, वो हमारी बॉडी के उस पार्ट में जाती है अंदर तक, और वो स्कैन कर देती है क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आपको समझ में आया पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? कि वो बॉडी के अंदर उस पार्ट में एक्सरे जाएगी और उससे पता चल जाएगा कि उस बॉडी के पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, उसको स्कैन कर देती है। ठीक है, तो जो एक्सरेज आपकी है ये पेनिट्रेटिंग रेज होती है। ओके, और ये भी कह सकते हो जो एक्सरेज होती है ना, इसकी वेवलेंथ तो स्मॉल होती है। स्मॉल क्या होती है? वेवलेंथ। और हाई होती है फ्रीक्वेंसी। स्मॉल वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। स्मॉल वेवलेंथ एंड हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बेटा आपको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। कम हो रहे, क्या बात है? नेटवर्क वीक है क्या? 20 ही बच्चे हैं, नहीं बच्चे तो कम से कम 24-25 आ चुके हैं। तो भाई ये सारे पॉइंट है कि जो ये आपकी कैथोड रेज है, ये भी एक्सरे प्रोड्यूस करती है जब किसी भी हैवी मेटल सरफेस पे जाके ये गिरती है। ठीक है,
चलिए अब इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है जो ये आपकी कैथोड रेज होती है ना, वो इंडिपेंडेंट होती है। आपको पता है इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है? फ्री होती है। एक्स रेज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम, ये फ्री होती है किससे? पहली बात तो ये नेचर ऑफ कैथोड, नेचर ऑफ ए कैथोड, और दूसरा आपका है गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। इन दोनों का मतलब समझो बेटा, एक तो है नेचर ऑफ कैथोड और एक है गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। नेचर ऑफ कैथोड का मतलब ये है बेटा, जो कैथोड की रोड है वो चाहे किसी की बनी हो, चाहे वो प्लेटिनम मेटल की बनी हो, चाहे गोल्ड की बनी हो, किसी से बनी हो, किसी मेटल से बनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है? गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब। जो आपकी कैथोड रेज की ट्यूब थी ना, उसमें कोई सी भी गैस भरी हुई है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि जो आपकी कैथोड रेज होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो उस पर फर्क पड़ता है कैथोड के नेचर का, और ना इस बात का फर्क पड़ता है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें कौन सी गैस भरी हुई है, ठीक है। तो भी मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक बेटा समझ में आ गया होगा। हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली है कैथोड रेज की। ओके, अच्छा अब आप ये बताओ, तुम्हें कल का जो टॉपिक था ऑब्जर्वेशन वाला वो याद है? जब शुरू में प्रेशर 1 atm था तो क्या हुआ था बताओ? शाबाश, कोई भी बोले बेटा। जब प्रेशर पहले 1 atm रखा हमने वैक्यूम पंप से करके, हाँ नो फ्लो ऑफ करंट, वेरी गुड, कोई करंट का फ्लो नहीं हुआ। इसका क्योंकि गैस पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वेरी गुड बेटा, बिकॉज गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, हमने 1 atm से प्रेशर फिर कर दिया मान लो 10 की पावर -2 atm। फिर क्या हुआ बताओ? शाबाश मैम, करंट स्टार्ट हो गया फ्लो होना, और जो कलर्ड ग्लो भी होने लगा था। आने लगी, करंट ने भी फ्लो करना शुरू कर दिया, साथ में कलर्ड ग्लो भी वहां पे ऑब्जर्व हुई। अच्छा अगला पॉइंट, अगर हम प्रेशर कर देते हैं और भी कम, अब कोई और बताएगा? 10 की पावर -4। हाँ, इस बार कोई और बोलेगा प्राची के अलावा? अगर प्रेशर हमने और भी कम कर दिया, 10 की पावर -4 atm तक कर दिया, तो फिर क्या हुआ था? शाबाश, और कोई बताओ इस बार? ग्लो डिसअपियर हो गया था। हाँ, जो करंट है ना वो अभी फ्लो कर रहा था कंटिन्यू, लेकिन ग्लो अपीयर हो गई थी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे। भैया आज नेटवर्क बच्चों का वीक है, शायद फिर 23 से 21 हो गए। चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद अब हमने डिस्कस कर ली सारी प्रॉपर्टी कैथोड रेज की। एक बार फटाफट से फिर रिमाइंड करवा देती हूँ। नेगेटिव चार्ज की रेज होती है, कैथोड में से निकलती है, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो ये अपने पास से मुड़ भी जाती है, ठीक है। हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती है, गैस को आयोनाइज कर देती है, एक तरह की एक्स रेज प्रोड्यूस करती है व्हेन स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। ओके, एक्स रेज का मतलब क्या है? ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेज है आपकी। ओके, साथ में ये ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस करती है जब ये किसी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे गिरती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ओके, अफेक्ट करती है फोटोग्राफिक प्लेट को। तो ये सभी आपके पॉइंट हुए, और डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ गैस पे एंड नेचर ऑफ कैथोड पे। ओके, तो ये सारे पॉइंट हमने कर लिए हैं। तो इसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ, हेडिंग डालती हूँ बेटा मैं, आप लोगों के पास तो नोट्स होंगे वहीं से पढ़ लेना बस। डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो। चार्ज को बोलते हैं E और मास को बोलते हैं M। चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा पुलकित आ रहा है क्लासेज में आजकल? पुलकित मेरी क्लास में नहीं होता आजकल, बाकी क्लासेस में होता है। पता है किसी को? बॉयज आप लोगों को पता है किसी को? आता है बाकी क्लास में। बस केमिस्ट्री में नहीं आ रहा। कौन मैम? पुलकित, पुलकित है किसी को ध्यान? आता है मैम। तो भी आज बात करनी पड़ेगी फिर उसके घर, चलो कर लूंगी बात में। तो डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैसे हम चार्ज और मास रेशियो निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, वो हमें यहाँ पे अब पढ़ना है।
ओके, तो देखिए बेटा, आप लोगों को सबको एक अपने नोट्स में फिगर दिखाई दे रहा होगा ऐसा, इस तरह से होता है। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ बेटा हमने कैथोड ली, नेगेटिव पार्ट से जोड़ दिया, तो ये हमारी क्या है, कैथोड। ये क्या है हमारा कैथोड, कैथोड में से कैथोड रेज निकल रही है। फिर यहाँ पे है हमारी एनोड। कैसी एनोड है, एनोड पॉजिटिव चार्ज की होती है, पता है ना आपको। एनोड किस चार्ज की होती है, पॉजिटिव चार्ज की। और इस एनोड में एक होल भी है ना, तो ये एनोड है परफोरेटेड। ये एनोड कैसी है बेटा, परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मीनिंग आपको पता हुआ है कि भाई इस एनोड में एक होल है, परफोरेटेड एनोड है ये आपकी। तो इस एनोड में से क्या होगा, रेज आपकी बाहर निकल के आएगी। यहाँ हमने वैक्यूम पंप लगा दिया। आपको पता है वैक्यूम पंप का काम क्या है, इट मेंटेन द प्रेशर, इट मेंटेन द प्रेशर। ठीक है, साथ में बेटा अब ये एनोड में से निकल के गई कैथोड रेज, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे लगा देंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये बेटा मैंने मैग्नेट लगा दी, बार मैग्नेट टाइप की, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक इसका साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो यहाँ दोनों फील्ड लग गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग गया और मैग्नेटिक फील्ड भी लग गया। फिर हमने क्या देखा, यहाँ तक तो रेज सीधी गई थी, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो आपकी स्क्रीन है ना, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। ये किसकी स्क्रीन है बेटा, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ZNS स्क्रीन है ये। तो हमने ये देखा, ये रेज यहाँ तक तो सीधी गई, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद ना ये अपने पाथ से मुड़ भी गई। कुछ रेज सीधी गई, कुछ ऐसे चली गई, कुछ ऐसे, मतलब यहाँ हमें अलग अलग पॉइंट पे स्पॉट दिखे। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे ऐसे ब्राइट स्पॉट आ गए बहुत सारे। हमने ब्राइट स्पॉट को कोई भी नाम दे दिया, भाई ये X है, ये Y है और ये Z है। ठीक है, तो आपको ये सेटअप समझ में आया, पहले तो मुझे ये बताओ। यस मैम। यस मैम। बेटा सिंपल है, कैथोड रेज, कैथोड में से पार्टिकल निकल रहे हैं, कैथोड रेज पार्टिकल, वो कैथोड से एनोड की तरफ आए। एनोड में होल है, मतलब एनोड आपकी परफोरेटेड है, तो एनोड से पार्टिकल आगे निकल के गए। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है। अगर ये दोनों फील्ड नहीं लगे होते ना, तब तो आपको इस एरिया में, यहाँ इस हिस्से में ब्राइट स्पॉट दिखते। अब यहाँ ब्राइट स्पॉट आने का मतलब क्या है कि बिल्कुल सीधी आ रही है कैथोड रेज। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया ना, तो आपको X और Z पे स्पॉट दिखाई दिए, मतलब ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होने का मीनिंग क्या है बेटा, अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होने का मीनिंग है कि ये वही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में यहाँ पे अलग अलग स्पॉट दे रही है। अब कुछ एक फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन, कि भाई ये अपने पाथ से मुड़ तो गए, लेकिन कितने मुड़े, एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन। एक्सटेंट का मीनिंग होता है अमाउंट, कि जब ये अपने पाथ से मुड़ रहे हैं तो कितना मुड़ पा रहे हैं, एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर पे। सबसे पहला है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। पहला फैक्टर क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है इस पे डिपेंड करता है। दूसरा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और थर्ड है स्ट्रेंथ। थर्ड आपका क्या है बेटा, स्ट्रेंथ। किसकी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन 3 बातों पे डिपेंड करता है आपका क्या, कि ये अपने पाथ से कितना मुड़ेगी बेटा। समझे, बताओ क्या क्या बात है। पहला तो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करेगी। दूसरा मास का है, मास कितना है इलेक्ट्रॉन का उस पर डिपेंड करता है। और थर्ड आपका क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मीनिंग ये है बेटा कि जो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है कितना स्ट्रॉन्ग है। मान लो आपने वीक सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो अपने पाथ से कम मुड़ेगी, लेकिन अगर जो आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया है
वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ का है, काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो, तो वो अपने पाथ से ज्यादा मुड़ेगी। आपको ये बात समझ में आई ना, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। भाई अगर हमारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो ये जो कैथोड रेज के पार्टिकल है ये भी कम ही मुड़ेंगे, कम ही डिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन अगर आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगाया है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो जो हमारे पार्टिकल है वो ज्यादा अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इन 3 बातों पे डिपेंड करती है कि कोई भी रेज है वो अपने पाथ से कितना डिफ्लेक्ट करेगा। क्या क्या बोलो, कौन कौन से फैक्टर है बेटा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाँ वेरी गुड, बाकी बच्चे बोले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जी, mass of electron, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस, field, मैग्नेटिक फील्ड। ओके बेटा, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब तुम ये बताओ बेटा मुझे, जो ये वाई स्पॉट है, वाई स्पॉट ये कब आएगा? वाई स्पॉट कब आएगा? जब ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो और ना मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बेटा, अगर यहाँ कोई सा फील्ड भी नहीं होगा तो बिल्कुल सीधी आएंगी ना कैथोड रेज। वाई स्पॉट इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे ये बताओ, ये एक्स स्पॉट कब आएगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा या मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है सबको, ये पॉजिटिव है। इधर से क्या आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या आ रहे हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन ही तो निकलते हैं ना, उनको इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? स्टोनी ने दिया था ना। अब ये रेज नेगेटिव पार्टिकल आ रहे हैं, तो नेगेटिव किस तरफ अट्रैक्ट होंगे बोलो? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव ऊपर है ना, तो ये अपने पाथ से यू मुड़ गए। तो एक्स पॉइंट कब आएगा? व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप बताओ जेड स्पॉट कब आएगा? यस मैम। जेड स्पॉट कब आएगा? जब मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। तो आप सबके पास इनके नोट्स तो है ही ना? yes ma'am, ठीक है, यस मैम। पॉइंट आप सबको समझ में आ गया। ये एक्सपेरिमेंट था जिसकी हेल्प से हमने चार्ज बाय मास रेशियो निकाला था। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर हम यहाँ पे चार्ज बाय मास रेशियो लिखेंगे कितना है। आप लोगों को याद होगा, याद कर लो तब तक आप, जब तक मैं रब करूँ ना। चार्ज बाय मास रेशियो, ये तो बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, याद ही करनी होती है। चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास मतलब है E बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। E बाई एम रेशियो, चार्ज का मीनिंग होता है E, मास का मतलब होता है M। तो हमें यहाँ E बाई एम रेशियो निकालना है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो बेटा आपको एक तो यहाँ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, और साथ में एक आपको यहाँ पर E बाई एम की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले E बाई एम निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे होगा E डिवाइड बाय एच स्क्वायर आर। बेटा इस चैप्टर में ना अंडरस्टैंडिंग की बातें कम है, ट्रेनिंग की ज्यादा है। E बाई एम इज इक्वल टू E बाई एच स्क्वायर आर। अब ये E का मीनिंग यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E? तो E यहाँ पे होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना स्ट्रॉन्ग आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये H कैपिटल आएगा। और H का मीनिंग है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। E का मीनिंग था स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, H का मीनिंग है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और R आपकी रेडियस है कर्व्ड पाथ की। पता है ना ये कर्व्ड पाथ क्या था? जो पीछे लग रहा था ना वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन, वो कर्व्ड थी ना ऐसे, तो रेडियस ऑफ ए कर्व्ड पाथ, ये आपका फॉर्मूला है। अब ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैसे मेजर होगी? एक्सपेरिमेंटली। कैसे होगी बेटा? एक्सपेरिमेंटली होगी। और आर का मीनिंग क्या है? रेडियस ऑफ कर्व्ड पाथ। तो इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे चार्ज बाय मास रेशियो निकाला इलेक्ट्रॉन का, E बाई एम रेशियो, और वो कितना होता है? 1.76 इंटू 10 की पावर 8। ये सभी याद कर लो, 1.76 इंटू 10 रेज टू पावर 8 कूलम्ब पर ग्राम, कूलम्ब पर ग्राम।
ये आप सभी याद कर ले बेटा, ये चार्ज बाय मास रेशियो है किसका? इलेक्ट्रॉन का। कितना? कूलम्ब पर ग्राम। ओके, हो गया याद ये आप सबको? ई बाई एम रेशियो बताओ भाई, हो जाएगा ना? यस मैम। ठीक है, तो करें अब इसके आगे। अब इसके आगे आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा चार्ज बाय मास रेशियो तो हम कर ही चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉन का मास कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी चार्ज। ये ई बाई एम रेशियो सब याद कर लो, 1.76 10 की पावर 8 कूलम्ब पर ग्राम। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कैसे निकालते हैं? अभी तो हमने निकाला चार्ज बाय मास रेशियो, अब हम इलेक्ट्रॉन का सिर्फ चार्ज निकालेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम निकाल पाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया मिलीकन नाम के साइंटिस्ट ने, इसका नाम होता है मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसका नाम क्या होता है बेटा? मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अब आप इसको समझे, मिलीकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या है। ओके, तो मिलीकन नाम के साइंटिस्ट ने बेटा एक ऐसा सेटअप किया, देखिए उसने कुछ इस तरह का बेटा एक कंटेनर लिया, आप ये मान सकते हो, और यहां पर उसने एक एटोमाइजर लगाया। क्या है ये? एटोमाइजर। अभी समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। एटोमाइजर लगाया और इसमें से ये ऑयल का स्प्रे अंदर आ रहा है। ये किसका स्प्रे हो रहा है? ऑयल का। अब बेटा एटोमाइजर का मीनिंग ये मान लो एक ड्रॉपर है। क्या है बेटा? ड्रॉपर है, और उस ड्रॉपर में ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, इस ड्रॉपर को तुम यहां से दबाओगे तो अंदर किसकी ड्रॉपलेट गिरेगी? बताओ भाई बेटा, किसकी ड्रॉपलेट गिरेगी? ऑयल की। आया समझ में क्या होता है एटोमाइजर? बताओ भाई। ड्रॉपलेट ऑफ। ठीक है, एटोमाइजर बेटा सेम ड्रॉपर की तरह होता है, इसको बार बार प्रेस करते हो तो ऑयल की ड्रॉपलेट अंदर आके गिरेगी। अब हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, एक एनोड लगा दी, और एनोड हमारी परफोरेटेड है इस तरह से, होल बीच में यहाँ गैप है। ओके, साथ में हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, एनोड कैथोड तो लगानी है, इसको बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जोड़ दिया तो ये एनोड हो गया, इसको बैटरी के नेगेटिव पार्ट से जोड़ दिया तो ये हमारा कैथोड हो गया। ऐसे हमने यहाँ पे लगा दी एनोड एंड कैथोड। ठीक है, अब क्या होगा आप देखिए, साथ में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगाया है। इलेक्ट्रिकल फोर्स तो है अपवर्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपका डाउनवर्ड होगा। अब इन सब से क्या होगा वो आप देखिए। साथ में बेटा मैंने यहाँ एक टेलीस्कोप लगा रखा है, ये आई पीस है। ठीक है, आपको पता है ना टेलीस्कोप क्या होता है? बेटा आपको सुनाई दे रहा है? यस मैम। तो टेलीस्कोप पता है ना क्या होता है? यस मैम। क्या होता है? बोलो शाबाश। बताओ भाई टेलीस्कोप क्या होता है? और यहां हमने क्या किया, अंदर एक्स रेज डाली। यहां से हमने अंदर क्या डाली? एक्स रेज डाली। ठीक है, तो अब देखिए बेटा इसमें क्या है, पूरा सेटअप क्या क्या हमने किया इसको समझो। कुछ ऐसा सेटअप किया मिलीकन नाम के साइंटिस्ट ने। उसने जो ऑयल की ड्रॉपलेट है ना, इसको इलेक्ट्रॉन की तरह एज्यूम किया। ऑयल की ड्रॉपलेट को उसने इलेक्ट्रॉन की तरह एज्यूम किया। देखिए यहां से उसने एटोमाइजर दबाया,
अंदर ऑयल की ड्रॉप आई ना, ये ऑयल की ड्रॉप बेटा यहां से इस होल में से बाहर आ गई, इस होल में से ऑयल की ड्रॉप बाहर आ गई, और ये ऑयल की ड्रॉप बेटा कहाँ आके गिरेगी, नीचे आके गिरेगी। अब यहां से हम अंदर क्या पास कर रहे हैं, एक्स रेज। आपको पता है एक्स रेज क्या होती है, पेनिट्रेटिंग रेज होती है। तो जब ये ऑयल की ड्रॉपलेट है, जब ये ऑयल की ड्रॉपलेट है, उनको जब एक्स रेज मिलेगी तो ऑयल ड्रॉपलेट चार्ज हो जाएगी, इनके अंदर चार्ज आ जाएगा और ये एक इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। अब मुलिकन के लिए मेन काम क्या था, उसने ऑयल की ड्रॉपलेट को इलेक्ट्रॉन की तरह तो बना लिया, लेकिन अब ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा डाउनवर्ड साइड में, लेकिन हमें इसको एक जगह रोक के रखना है। तो एक साइड मैंने लगाई एनोड पॉजिटिव की प्लेट, एक साइड मैंने लगाई कैथोड नेगेटिव की प्लेट। तो बेटा हमने इलेक्ट्रिक फोर्स देखो, ऑयल की ड्रॉपलेट नेगेटिव चार्ज की हो रही है, अब ऊपर कैसा चार्ज है एनोड में, पॉजिटिव। मैंने यहाँ लिखा ना इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड, तो ये नेगेटिव किस तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल। तो उसने बिल्कुल एग्जैक्टली बैलेंस किया, वो इस आई पीस से टेलीस्कोप से अंदर देखने लग रहा है, उसने बिल्कुल बैलेंस किया इलेक्ट्रिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, जब उसने एग्जैक्टली बैलेंस किया इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो उसकी हेल्प से क्या हुआ, उसने इस ऑयल की ड्रॉपलेट को, इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी बना लिया। मतलब अब ये अपने पाथ से नहीं हिल रही है, एक जगह पर ये रुक चुकी है, उसने स्टेशनरी कर लिया ऑयल की ड्रॉपलेट को। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई। तो ये मिलीकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, और उसकी हेल्प से उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला और चार्ज बाय मास रेशियो निकाला। तो अब बेटा एनटीएससी में ये सब एक्सप्लेन करना तो आएगा नहीं, तो आपको जो मेन मुद्दे की बात है वो याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ये सब याद कर लो, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, या ESU में लिखते हैं तो 4.8 × 10⁻⁻10 ESU। ESU की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये दो आपके इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम या 4.8 × 10⁻�10 ESU। ठीक है, कर लेंगे आप ये। तो इन दोनों की हेल्प से ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल गया। अब बस एक टॉपिक और रह गया, इलेक्ट्रॉन का मास और निकालना है, इसको रब कर देती हूँ मैं अब, फिर इलेक्ट्रॉन का मास हम यहाँ पे निकालेंगे। तो बेटा देखिए ध्यान से, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय चार्ज बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है, m इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज को लिखते हैं E से, और चार्ज बाय मास रेशियो क्या होता है, E/m। तो यहाँ पर E से E क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या निकलाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास निकल जाएगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अभी अभी पढ़ाया आपको, 1.6 × 10⁻⁻, और चार्ज बाय मास रेशियो अभी हमने पिछले टॉपिक में किया था 1.1 × 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम, ये अभी किया था ना, कूलम्ब से कूलम्ब क्या हो गया, कैंसिल। अब इनको आप सोल्व कर ले डिवाइड करके, तो डिवाइड करके सोल्व करोगे ना, तो ये आपका आएगा 9.11 × 10⁻⁻28। बेटा डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा, 9.11 × 10⁻⁻28। ये तो ग्राम में आया, ये तो किस में आएगा, ग्राम में। भाई यहाँ पर ग्राम है, ऊपर जाके ग्राम बन जाएगा ना। और अगर आप किलोग्राम में लिखोगे तो आपको पता है 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, 10⁻³ ग्राम, 1000 ग्राम के इक्वल होता है ना। तो किलोग्राम में ये क्या हो जाएगा, 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम।
9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, तो भाई ये आप लोगों को याद करनी है, सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। ओके बेटा, तो बताओ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सभी बोलो। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बेटा 1.6 into 10 की power minus 19 कूलम। या ESU में 4.8 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन का मास कैसे निकालोगे? चार्ज बाई m इक्वल डिवाइड m equal to E by E। चार्ज और मास बाय मास रेशियो। तो समझ में आया ना बेटा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और चार्ज बाई मास रेशियो कितना है 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। तो कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर पर ग्राम था, तो क्या हो जाएगा ऊपर जाके ग्राम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का मास आया 9.11 या 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम, और किलोग्राम में लिखोगे तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। इसी के साथ बेटा आपका इलेक्ट्रॉन का टॉपिक पूरा हुआ। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास रेशियो भी निकाल लिया। तो आज का टॉपिक हम इतना ही करेंगे, कल से हम टॉपिक शुरू करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। ठीक है बेटा, और सबसे बड़ा ना टॉपिक था भी यही,